इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए 6 फंडामेंटल राइट्स में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट जो कि है राइट टू फ्रीडम। ये राइट इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हर सिटीजन की लाइफ का एक बेसिक फाउंडेशन क्रिएट करता है। और तो और इस राइट टू फ्रीडम के बिना एक डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी ही रह जाती है। अब इस राइट टू फ्रीडम को समझने से पहले ये समझते हैं कि फ्रीडम क्या होता है। देखो, फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, लेकिन किस चीज़ से आज़ादी? किसी भी बात को सोचने की या किसी भी बात को कहने की या फिर किसी काम को करने की और साथ ही में जीने की आज़ादी। ये है मीनिंग ऑफ फ्रीडम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिना डर के अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो तो हम उसे फ्रीडम बोलते हैं। फ्रीडम वर्ड को लिबर्टी भी बोला जाता है। दोनों वर्ड्स का एक ही मतलब होता है और ये दोनों वर्ड्स फ्रीडम और लिबर्टी ये इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं। अब ये जो फ्रीडम या लिबर्टी का कंसेप्ट है ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में काफ़ी प्रोमिनेंट रहा है। बहुत सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स और थिंकर्स ने अपने अपने व्यूज रखे हैं फ्रीडम की वैल्यू को लेकर। इन वेस्टर्न स्कॉलर्स में से एक है इसाया बर्लिन, जिन्होंने फ्रीडम या फिर लिबर्टी को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। एक तो है नेगेटिव लिबर्टी और दूसरा है पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स, यानी कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उसके अगेंस्ट कोई एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट या फिर ऑब्स्टेकल ना हो जो कि आपको वो काम करने से रोक सके, जैसे कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल, कल को गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है कि अगर कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है तो फिर उसे सेडेशन कंसीडर किया जाएगा और उसके लिए एक प्रॉपर पनिशमेंट होगी। तो अगर आप गवर्नमेंट को उसकी किसी पॉलिसी या फिर एक्शन पर क्रिटिसाइज करना चाहते हो तो ये सेडेशन वाला लॉ एक एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट या फिर ऑब्स्टेकल बनेगा और आप इस सेडेशन के लॉ की वजह से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको उसकी पनिशमेंट भी झेलनी पड़ेगी। सो दिस इज नेगेटिव लिबर्टी, जहां पर एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट या फिर ऑब्स्टेकल की एब्सेंस होती है। और वहीं दूसरी तरफ पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम टू डू समथिंग, यानी कि आप अगर कुछ करना चाहते हो तो आपके पास वो कैपेबिलिटी और एबिलिटी हो वो चीज़ करने की। फॉर एग्जाम्पल, आप गोवा में घर लेना चाहते हो तो आपके पास वो नेसेसरी रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ हो गोवा में घर लेने के लिए। इनमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसेज फॉर सेल हो सकता है, एक्सेट्रा। तो ये है पॉजिटिव लिबर्टी। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि फ्रीडम से रिलेटेड है वो है हार्म प्रिंसिपल। देखो, हमने जो अब तक फ्रीडम या फिर लिबर्टी की बात करी है वो थी इंडिविजुअल लिबर्टी, लेकिन हम इंडिविजुअली तो रहते नहीं हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं बाकी कई सारे इंडिविजुअल्स के साथ। अब सपोज एक इंडिविजुअल कुछ ऐसा एक्शन ले फ्रीडम के नाम पर जिससे सोसाइटी में रहने वाले बाकी इंडिविजुअल्स को प्रॉब्लम्स आए, फिर क्या हम इसे सही बोल सकते हैं? जैसे कि सपोज आपको लाउड म्यूजिक सुनना पसंद है, लेकिन अगर आप अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम या फिर लिबर्टी के नाम पर रात के 12 बजे फुल वॉल्यूम पर स्पीकर चलाओगे और इससे पड़ोसियों की नींद खराब होगी, तो वो आपकी फ्रीडम नहीं है, वो उनके पीस का वायलेशन है। इन अदर वर्ड्स, एक इंडिविजुअल अगर अपनी अनलिमिटेड फ्रीडम को इस तरह से एक्सरसाइज करे कि उससे सोसाइटी के बाकी लोगों को हार्म हो, तो फिर हम इसे सही चीज नहीं बोल सकते। और इस इश्यू से डील करने के लिए एक प्रिंसिपल आया गया जिसे बोलते हैं हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल का सिंपल मतलब ये है कि आपको अपनी मर्जी से कुछ भी करने की फ्रीडम है जब तक आप किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो। हार्म प्रिंसिपल ये कहता है कि सोसाइटी तब तक आपको रोकेगी नहीं जब तक आप किसी और को डायरेक्टली हर्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आपके एक्शंस किसी की हेल्थ, सेफ्टी या डिग्निटी को अफेक्ट करे तो वहां रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। तो बेसिकली अपनी फ्रीडम वहीं तक जहां तक किसी और को चोट ना लगे। दिस इज हार्म प्रिंसिपल। सो एक सोसाइटी के कलेक्टिव बेनिफिट के लिए इंडिविजुअल फ्रीडम पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, और ऐसी फ्रीडम जिस पर रीजनेबल और सेंसिबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं हम उसे रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम भी बोल सकते हैं। अब फ्रीडम या फिर लिबर्टी की जो क्वालिटी है ये सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फंडामेंटल राइट्स में ही प्रेजेंट नहीं है। फ्रीडम या लिबर्टी का मेंशन हमें प्रियम्बल में भी मिलता है, जो कि बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक समरी की तरह है। प्रियम्बल ऑफ इंडिया प्रॉमिस करता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। यहाँ लिबर्टी में आते हैं टोटल 5 एस्पेक्ट्स: लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें सोचने, कहने और मानने की फ्रीडम देता है। प्रियम्बल के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जहां हमें फ्रीडम का मेंशन मिलता है, और यह है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। नेहरू जी ने 1946 में हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का एक विजन दिया था जिसे हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। उसमें यह बोला गया था कि एवरी सिटीजन शैल एंजॉय फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन।
और ये सभी तरह की फ्रीडम्स हमें फंडामेंटल राइट्स में प्रेजेंट राइट टू फ्रीडम में देखने को मिलती हैं। अब एक एक करके देखते हैं राइट टू फ्रीडम के अंदर आने वाले 4 आर्टिकल्स, आर्टिकल 19, 20, 21 और आर्टिकल 22। इनमें से सबसे पहला है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में जो पहला क्लॉज है, यानी कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1, इसमें टोटल 6 सब क्लॉजेज है और हर एक सब क्लॉज में फ्रीडम का एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट कवर किया गया है। यानी कि आर्टिकल 19 के फर्स्ट क्लॉज में हमें 6 तरह की फ्रीडम्स दी गई हैं और इन सभी तरह की फ्रीडम्स के साथ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी अटैच्ड हैं। आर्टिकल 19(1) के इन सभी सब क्लॉजेस को हम एक एक करके देखते हैं। आर्टिकल 19(1)(a) है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये फ्रीडम हमें अपनी थॉट्स एक्सप्रेस करने का राइट देती है, चाहे लिखकर या बोलकर या फिर किसी और मीडियम से। फॉर एग्जाम्पल, आप सोशल मीडिया पर अपने व्यू शेयर कर सकते हो या न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख सकते हो, लेकिन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं 7 ग्राउंड्स पर। ये ग्राउंड्स हैं sovereignty and integrity of India, security of the state, public order, decency and morality, contempt of court, defamation and incitement to offense। यानी कि अगर आपके स्पीच या फिर एक्सप्रेशन से इन 7 में से किसी भी एक एस्पेक्ट पर असर पड़ता है, जैसे कि देश की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है या फिर पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट होता है, तो फिर ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का वायलेशन माना जाएगा। इन शॉर्ट, आप इन 7 एस्पेक्ट्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर वायलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट सब क्लॉज है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, और ये डील करता है विद फ्रीडम ऑफ असेंबली। इसके अकॉर्डिंग सिटीजन्स को शांति से बिना किसी वेपन के असेंबल होने का राइट है। फॉर एग्जाम्पल, पीसफुल प्रोटेस्ट या फिर कैंडल मार्चेस या फिर अवेयरनेस रैलीज। इसके ऊपर भी 2 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। गवर्नमेंट पब्लिक ऑर्डर और लॉ इन्फोर्समेंट के इंटरेस्ट में इस राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। नेक्स्ट सब क्लॉज है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, और ये डील करता है विद राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस। लोगों के पास राइट है अपनी एसोसिएशंस, यूनियंस या फिर पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का, फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियंस या फिर स्टूडेंट ग्रुप्स या फिर एनजीओज। और इस राइट पर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के नाम पर गवर्नमेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी गवर्नमेंट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर सकती है जो कि टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है एंड देयरफॉर हमारे देश की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रही है। नेक्स्ट सब क्लॉज है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, जो कि डील करता है विद फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। हमारे देश के लोग इंडिया के किसी भी हिस्से में फ्रीली मूव कर सकते हैं, जैसे कि आप बिहार से केरला घूमने जा सकते हो या फिर आप गोवा जा सकते हो। और इस राइट पर 2 ग्राउंड्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। एक तो है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और दूसरा है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रोटेक्शन के लिए कुछ एरियाज रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट सब क्लॉज है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, और ये डील करता है विद फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। इस राइट के अकॉर्डिंग हम देश के किसी भी पार्ट में कहीं भी रह सकते हैं। एग्जाम्पल, आप दिल्ली में जॉब करते हो तो आप गुरुग्राम या फिर नोएडा में रह सकते हो। और इस राइट के ऊपर 3 ग्राउंड्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स, हेल्थ इमरजेंसीज या फिर ट्राइबल इंटरेस्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कुछ ट्राइबल एरियाज में आप बिना गवर्नमेंट की परमिशन के नहीं जा सकते और नहीं रिसाइड कर सकते, और ये किया गया है ट्राइबल्स के कल्चर को आउटसाइड इन्फ्लुएंस से प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट सब क्लॉज है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, जो कि डील करता है विद फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। इसके अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई भी लीगल काम, बिजनेस या फिर नौकरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको डॉक्टर बनना है, यूट्यूबर बनना है या फिर किराने की दुकान खोलनी है, ये सब अलाउड है। और इस राइट की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंडर गवर्नमेंट कुछ प्रोफेशंस रेगुलेट कर सकती है, जैसे कि लिकर सेल्स या फिर लीगल प्रैक्टिस एक्सेट्रा। और ये रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करी जा सकती हैं क्वालिफिकेशंस या फिर लाइसेंसिंग के द्वारा। जैसे कि आपको अगर लॉ प्रैक्टिस करना है हाई कोर्ट में, तो फिर अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशंस उसके लिए नेसेसरी होंगी। या फिर अगर आपको अल्कोहल सेल करने का बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। सो ये था आर्टिकल 19 और उसके अंडर आने वाले 6 राइट्स। अब देखते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 डील करता है विद प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस। आर्टिकल 20 क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक एक्यूज्ड को, यानी कि एक ऐसे पर्सन जिस पर कोर्ट में क्रिमिनल केस चल रहा है और उस पर उस केस में क्राइम करने का एक्यूजेशन लगाया गया है, ये राइट उसे कुछ फंडामेंटल प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है और उस एक्यूज्ड को ये प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करने से हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जस्ट और फेयर बनता है। ये राइट 3 इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शंस देता है। पहला है आर्टिकल 20 क्लॉज 1, जो कि है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इस क्लॉज के अंडर किसी भी पर्सन को एक एक्ट के लिए
पनिशमेंट नहीं दी जा सकती जो उस समय लीगल था जब वो एक्ट किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति ने 2022 में कोई काम किया है जो कि तब लीगल था और 2024 में उस एक्ट को इलीगल घोषित कर दिया गया था, तो उस व्यक्ति को इस बात पर पनिश नहीं किया जा सकता कि उसने वो एक्ट 2022 में यानी कि 2 साल पहले किया था। सो एक एक्ट जिस दिन से इलीगल डिक्लेयर होता है उसी दिन से ही वो एक्ट करने पर पनिशमेंट दी जा सकती है। उस दिन से पहले अगर वो एक्ट किया गया है यानी कि जब वो एक्ट लीगल था, उसके बेसिस पर पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। ये जो एक्स पोस्ट फैक्टो की प्रोटेक्शन है ये सिर्फ क्रिमिनल लॉ के लिए ही है। सिविल लॉज, सिविल लायबिलिटीज, टैक्स पेनल्टीज या फिर रेट्रोस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस पर ये प्रोटेक्शन लागू नहीं होती। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 जो कि है डबल जियोपार्डी। इस डबल जियोपार्डी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी पर्सन को एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार प्रोसिक्यूट या फिर पनिश नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर थेफ्ट का केस चला और वो सजा भुगत चुका है तो उसी ऑफेंस के लिए उस पर दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता। और ये डबल जियोपार्डी की प्रोटेक्शन तभी अप्लाई होती है जब पहला ट्रायल एक प्रॉपर कोर्ट में हुआ हो। नेक्स्ट है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो कि डील करता है विद राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन से। अकॉर्डिंग टू राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, किसी भी पर्सन को जो कि किसी केस में एक्यूज है उसे मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वो खुद के खिलाफ गवाही दे या फिर कन्फेशन करे। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस किसी एक्यूज को जबरदस्ती कन्फेशन नहीं करवा सकती या ऐसा एविडेंस देने को मजबूर नहीं कर सकती जो कि उसके खिलाफ हो। ये राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन की प्रोटेक्शन सिर्फ एक्यूज्ड पर्सन को मिलता है, विटनेस या फिर थर्ड पार्टी को नहीं। और साथ में फिजिकल एविडेंस जैसे कि फिंगरप्रिंट्स या फिर ब्लड सैंपल्स या फिर हैंड राइटिंग, ये सब ये क्लॉज पर अप्लाई नहीं होती। यानी कि एक्यूज्ड के फिंगरप्रिंट्स, ब्लड सैंपल्स और हैंड राइटिंग जैसे फिजिकल एविडेंसेस को केस में कंसिडर किया जा सकता है। ये था आर्टिकल 20 जिसमें एक एक्यूज्ड को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 3 तरह की प्रोटेक्शन दी गई है सो एज टू मेक द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मोर फेयर एंड जस्ट। अब देखते हैं आर्टिकल 21 जो कि है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये आर्टिकल एक बहुत ही फंडामेंटल और एक फाउंडेशनल आर्टिकल है क्योंकि ये एक इंसान के जीने के अधिकार को प्रोटेक्ट करता है और इसमें सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं बल्कि हर इंसान के लिए एक डिग्निफाइड लाइफ भी इंक्लूडेड है। इसमें राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू शेल्टर, राइट टू लीगल एड, राइट टू स्पीडी ट्रायल, ये सब चीजें जो एक पर्सन को हेल्प कर सकती हैं एक डिग्निफाइड लाइफ जीने में, ये सब इंक्लूडेड है। ये राइट एक डायनामिक राइट है जिसका इंटरप्रिटेशन टाइम के साथ ब्रॉडन होता गया है, यानी कि कोर्ट्स की जजमेंट के साथ इस आर्टिकल में नए नए एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते गए। फॉर एग्जांपल, पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 का हिस्सा है और एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्राइवेसी एक नया एस्पेक्ट है जो कि आर्टिकल 21 में इस केस की जजमेंट के बाद इंक्लूड हुआ और इससे आर्टिकल 21 का स्कोप और बढ़ा। आर्टिकल 21 के बाद आता है आर्टिकल 21A जो कि डील करता है राइट टू एजुकेशन से। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए और ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लेना इन बच्चों का राइट है। ये आर्टिकल 21A 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था और इस आर्टिकल का मेन ऑब्जेक्टिव था यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन को एनफोर्स करना जिससे हर बच्चा स्कूल जा सकता है चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर। इस आर्टिकल का एग्जाम्पल देखें तो अगर किसी स्लम एरिया में स्कूल नहीं है और इस वजह से 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है वहाँ स्कूल बनाने के लिए या नियर बाय फैसिलिटी अरेंज करने के लिए। और अगर गवर्नमेंट ये अरेंजमेंट नहीं करती तो इसे इन बच्चों के राइट टू एजुकेशन का वायलेशन कंसिडर किया जा सकता है। अब देखते हैं आर्टिकल 22 जो कि डील करता है विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन से। ये आर्टिकल डिफरेंट है आर्टिकल 20 से। आर्टिकल 20 3 प्रोटेक्शंस देता है एक पर्सन को जो कि किसी क्रिमिनल केस में एक्यूज किया गया है और वहीं आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन देता है उस पर्सन को जो कि पुलिस के द्वारा अरेस्ट होता है या फिर डिटेन होता है। एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अ पर्सन जिसके ऊपर कोर्ट में क्रिमिनल केस चल रहा है। आर्टिकल 22 हमें 2 सिचुएशंस में प्रोटेक्शन देता है, ऑर्डिनरी अरेस्ट और प्रिवेंटिव डिटेंशन। ऑर्डिनरी अरेस्ट के केस में अरेस्ट होने पर उस पर्सन को तुरंत रीजन बताया जाता है कि उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा उस पर्सन को 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है
और उस पर्सन के पास अपने खुद के लॉयर से कंसल्ट करने का भी राइट है। ये प्रोटेक्शंस इंश्योर करती हैं कि किसी भी सिटीजन को इलीगली या फिर आर्बिट्रेरी तरीके से अरेस्ट नहीं किया जाए। अब देखते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस। फर्स्टली, प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि पर्सन को क्राइम होने से पहले ही अरेस्ट कर लेना, अगर ऐसा लगता है कि उस पर्सन से पब्लिक ऑर्डर या फिर नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। मतलब उस पर्सन ने अभी कुछ किया नहीं है जो कि क्राइम कंसीडर किया जाए, लेकिन फिर भी उस पर्सन को अरेस्ट किया गया है इस बेसिस पर कि वो फ्यूचर में क्राइम कर सकता है। फ्यूचर में होने वाले क्राइम को रोकने के लिए उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाता है। इस प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी एक पर्सन को कुछ राइट्स दिए गए हैं। डिटेन पर्सन को बताया जाना चाहिए कि उसको क्यों अरेस्ट किया गया है, लेकिन अगर ये डिस्क्लोजर पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो तो सरकार रीजंस नहीं भी बता सकती। डिटेन पर्सन को ये हक है कि वो अपने डिटेंशन के खिलाफ सरकार के सामने रिप्रेजेंटेशन दे सके, यानी अपना पर्सपेक्टिव रख सके। प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे जाने वाले इंसान को बिना कोर्ट के ट्रायल के मैक्सिमम 3 महीने तक डिटेन किया जा सकता है। अगर किसी पर्सन को मोर देन 3 मंथ्स प्रिवेंटिवली डिटेन किया जाता है तो उस केस में एक एडवाइजरी बोर्ड, जिसमें हाई कोर्ट लेवल के जजेस होते हैं, उस डिटेंशन को रिव्यू करते हैं। अगर ये एडवाइजरी बोर्ड कहे कि डिटेंशन जस्टिफाइड नहीं है तो उस इंसान को तुरंत छोड़ना पड़ता है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे लॉज प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए बनाए गए हैं। अगर किसी पर शक है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटी प्लान कर रहा है तो उसे ट्रायल के बिना भी कुछ समय के लिए अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन उस पर्सन को ये सभी सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड होंगे। ये था राइट टू फ्रीडम का टॉपिक। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉलो फॉर मोर।